गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइक्लो एल्केन्स में बेयर्स स्टैंड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। साइक्लो एल्केन्स की जो स्टेबिलिटी होती है, ये स्टेबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है ये इनकी रिंग साइज पर डिपेंड करती है। साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जो होते हैं इनको हम आसानी से इनका सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, इनको आसानी से नहीं बना सकते हैं। और दोनों ही जो अभिकर्मक होते हैं, दोनों की ही जो रिंग होती है ये रिएक्शन के दौरान ये दोनों की वाले जो है टूट जाती है। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देके ये एक तरह से एडिशन रिएक्शंस यहाँ पे देते हैं। जबकि जो 5 और 6 मेंबर्ड वाले रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लो एल्केन्स होते हैं, जैसे साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, इनको आसानी से हम बना सकते हैं। और ये जो है ये बहुत सारे रिजल्ट्स के थ्रू ये स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इनकी रिंग जो है आसानी से ये डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो 5 और 6 मेंबर्ड साइक्लो एल्केन्स होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 और 4 मेंबर साइक्लो एल्केन्स की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की जो रिंग है वो आसानी से जो टूट जाती है, या हम कह सकते हैं साइक्लोपेंटेन और साइक्लो जो हेक्सेन है ये साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसको समझाने के लिए यहाँ पे 1885 में एडोल्फ वान वेयर ने एक इन रिंग्स को प्लेनर मानते हुए एक प्रिंसिपल दिया, जिसको कि उन्हीं के नाम के आधार पर बेयर्स स्टैंड थ्योरी कहा जाता है। यहाँ पे ये जो मैथिल समूह होता है, प्रति मैथिलिन समूह होता है, उनकी जो हीट ऑफ कम्ब्यूशन होती है, मतलब दहन ऊष्मा की जो वैल्यू होती है, उनको हम देखें तो जैसे जैसे रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उनकी दहन ऊष्माओं के मान में कमी आती जाती है। और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वलय में या रिंग में कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उस यौगिक की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो 6 मेंबर रिंग वाले कंपाउंड्स या उससे अधिक मेंबर रिंग वाले कंपाउंड जो होते हैं वो उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे साइक्लो एल्केन्स के इस स्टेबिलिटी को डिस्कस करने के लिए 1885 में एडोल्फ वॉन वेयर ने इन रिंग्स को प्लेनर मानते हुए एक प्रिंसिपल दिया। उस प्रिंसिपल को ही बेयर्स स्टैंड थ्योरी कहा जाता है, जिसको हम यहाँ पे इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे जो कार्बन एटम होते हैं, हम जानते हैं कि कार्बन एटम की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। और ये जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बताई ये वॉन हॉफ लिबेल सिद्धांत के अनुसार दी गई है। इन्होंने ये बताया है कि इनकी जो दो संयोजकताओं के बीच में जो कोण होता है, बॉन्ड एंगल होता है, वो 109 डिग्री 28 का होता है, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। और किसी भी रिंग के बनने पर जो कोवेलेंसी एंगल होता है वो अपने नॉर्मल एंगल से 109 डिग्री 28 से डेविएट हो जाता है, जिससे कि उस मॉलिक्यूल में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेन उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे जो कोवेलेंसी एंगल है का उसका मान, उसकी जो वैल्यू है उसमें नॉर्मल वैल्यू से जितना अधिक डेविएशन होगा उस मॉलिक्यूल में उतनी ही अधिक स्ट्रेन या टॉर्जन उत्पन्न हो जाएगा, और जिससे कि उस मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होगी वो उतनी ही कम हो जाएगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल में जो स्ट्रेन है वो नॉर्मल एंगल से जो डेविएशन हो रहा है उसकी क्वांटिटी के एक तरह से प्रोपोर्शनल होता है, और जो मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो नॉर्मल एंगल से जो डेविएशन हो रहा है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो हम जानते हैं कि साइक्लोएल्केन्स में जो रिंग होती है उस रिंग में सभी जो कार्बन एटम्स होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, मतलब जो प्लेन होती है वो एक तरह से कोप्लेनर होती है। तो बेयर ने ये बताया है कि जो बहुत सारी रिंग्स है साइक्लोएल्केन्स में, उनमें जो कार्बन 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 बॉन्ड एंगल है उसमें एंगुलर स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए उसने ये फार्मूला, एक नॉर्मल फार्मूला दिया। उसने एक नॉर्मल फार्मूला दिया यहाँ पे, ये देखिए कार्बन 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 बॉन्ड एंगल में जो एंगुलर स्ट्रेन उत्पन्न हो रहा है उसके लिए ये फार्मूला दिया, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस बॉन्ड एंगल, जितना उसमें बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा उस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन होगा उतना ही ज़्यादा उसमें टॉर्जन प्रेजेंट होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। हम जानते हैं कि साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेप्टेन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90, 108 डिग्री, 120 डिग्री और 128.5 डिग्री का एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है। तो उसमें जो स्ट्रेन उत्पन्न हो रहा है उसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा हम उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। बेयर ने ये जो प्रिंसिपल दिया वो इस हाइपोथेसिस के आधार पर दिया कि जो रिंग है साइक्लोएल्केन्स की, उस रिंग में सभी जो कार्बन एटम्स है वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, मतलब जो वलय है वो कैसी है, कोप्लेनर है। तो इस स्थिति में किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एंगल को हम इस तरह के मैथमेटिकल फार्मूला के द्वारा आसानी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो है बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू n इंटू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन n। इसको और सिंपल भाषा में इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो ये हो सकता है, यहाँ पे 180 डिग्री को इधर ले लिया है ब्रैकेट के बाहर, तो ये हो गया 180 डिग्री ब्रैकेट n-2 अपॉन n, जहाँ पर n क्या है, उस रिंग में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी संख्या। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम साइक्लोएल्केन्स के लिए अगर डेल की वैल्यू निकालें तो डेल की वैल्यू होगी, साइक्लोप्रोपेन के लिए जो डेल की वैल्यू होगी वो 24 डिग्री 44 मिनट्स होगी। साइक्लोब्यूटेन के लिए निकालें तो साइक्लोब्यूटेन में क्योंकि बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है तो इस कारण से इसकी जो डेल की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 9 डिग्री 44 मिनट्स। इसी तरह से साइक्लोपेंटेन में क्योंकि बॉन्ड एंगल 108 डिग्री का है इसलिए यहाँ पे जो डेल की वैल्यू या स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री 44 मिनट्स हो जाएगी, जो कि बहुत ही कम है। साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन में क्योंकि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है तो यहाँ पे स्ट्रेन जो आएगा ये -5 डिग्री 16 मिनट्स का आएगा। यहाँ पे देखिए जो अपन ने साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन के बारे में हमने डेल की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे जो डेल की वैल्यू आ रही है ये प्लस साइन में आ रही है, जबकि साइक्लोहेक्सेन के लिए यहाँ पे ये वैल्यू जो आ रही है नेगेटिव साइन में आ रही है। तो यहाँ पे इस नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का मतलब है कि पॉजिटिव साइन का मतलब है कि जो एंगल है वो टेट्राहेड्रल से अंदर की तरफ, जो एंगल का जो स्ट्रेन है वो उस टेट्राहेड्रल एंगल से अंदर की तरफ है, उसका झुकाव अंदर की तरफ है। और नेगेटिव साइन का मतलब है कि उस एंगल का झुकाव टेट्राहेड्रल एंगल से बाहर की तरफ है। तो हमें साइन से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्ट्रेन डेल की वैल्यू जैसे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, जो भी वैल्यू आ रही हो वो स्ट्रेन उतना ही ज़्यादा होगा, उसका प्लस माइनस साइन से कोई इफेक्ट वहाँ पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बेयर प्रिंसिपल के अनुसार यहाँ पे कहा गया है कि साइक्लोएल्केन्स में जो बॉन्ड एंगल है उसके अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रेन होगा उसमें उतना ही अधिक टॉर्जन उत्पन्न हो जाएगा, तनाव उत्पन्न हो जाएगा, और उस स्थिति में साइक्लोएल्केन्स का स्थायित्व उतना ही कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो डेल के जो वैल्यू है उसके आधार पर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो साइक्लोपेंटेन है, उसके बाद में उससे कम स्टेबल साइक्लोब्यूटेन है और सबसे कम स्टेबल साइक्लोप्रोपेन है। तो यहाँ पे
इनकी ये जो व्याख्या हमने की है, ये जो डिस्कस किया है, इसके आधार पर हम उनकी जो दहन ऊष्मा है, हीट ऑफ कम्ब्यूजन है, उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू या हम कैलकुलेटेड वैल्यू से भी उसकी हम तुलना कर सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हीट ऑफ कम्ब्यूजन या दहन ऊष्मा से उस मॉलिक्यूल में कितना स्ट्रेन उत्पन्न हो रहा है, कितना तनाव उत्पन्न हो रहा है, उसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला है जिसमें दिया गया है कि मॉलिक्यूल का जो कुल स्ट्रेन या टॉर्जन उत्पन्न हो रहा है वो इजिकल टू उस साइक्लो एल्केन की रिंग में उपस्थित कार्बन एटम्स की संख्या इनटू ब्रैकेट में साइक्लो एल्केन के प्रति CH2 दहन ऊष्मा के प्रेक्षित मान या ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एल्केन से इसकी तुलना करते हुए एन एल्केनों के लिए प्रति CH2 दहन ऊष्मा के प्रेक्षित मान या ऑब्जर्व वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, इसके आधार पर कुछ साइक्लो एल्केन्स के टोटल स्ट्रेन को इस टेबल में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस टेबल में एन एल्केन के लिए बॉन्ड एंगल, जो कि एन एल्केन जिसकी की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, उसका बॉन्ड एंगल दिया गया है और उसकी जो दहन ऊष्मा है प्रति CH2 वो दी गई है 657 किलो जूल, और यहाँ पे टोटल स्ट्रेन को निकाला गया है किलो जूल में। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पे आगे जो साइक्लो एल्केन्स है, इन साइक्लो एल्केन्स में टोटल टॉर्जन या स्ट्रेन को कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल स्ट्रेन निकालने के लिए सबसे पहले है उस वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। साइक्लोप्रोपेन में क्योंकि वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है, इनटू साइक्लो एल्केन्स में प्रति CH2 दहन ऊष्मा। तो प्रति CH2 दहन ऊष्मा कितनी है यहाँ पे 697 किलो जूल, और अगर एन एल्केनों की प्रति CH2 हम दहन ऊष्मा देखें तो वो उसकी वैल्यू कितनी है 657 किलो जूल। तो यहाँ पे जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 3 इंटू 40, तो 3 इंटू 40 इजिकल टू हो गया 120। मतलब साइक्लोप्रोपेन में जो टोटल जो स्ट्रेन उत्पन्न हो रहा है वो कितना हो गया 120। यहाँ पे देखिए 120 ही इसकी वैल्यू आती है। तो इस तरह से हम साइक्लो एल्केन्स में पर CH2 के लिए जो हीट ऑफ कम्ब्यूजन है उसके आधार पर और एन एल्केनों की पर CH2 दहन ऊष्मा के मान के आधार पर, ऑब्जर्व वैल्यू के आधार पर हम उस मॉलिक्यूल में टोटल स्ट्रेन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और आदि और बहुत सारे साइक्लो एल्केन्स जो हायर साइक्लो एल्केन्स हैं उनमें टोटल स्ट्रेन को कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे ये टेबल है, इस टेबल से ये हम कह सकते हैं कि जो रिंग में कार्बन एटम की संख्या जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो टोटल स्ट्रेन है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब उसकी साइक्लो एल्केन का जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो कुछ प्रैक्टिकल प्रायोगिक तथ्य भी है जिसके अनुसार इस बेयर की स्ट्रेन थ्योरी को जो सपोर्ट एक तरह से करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि जो गामा और डेल हाइड्रोक्सी एसिड्स है उनको जब हम गर्म करते हैं तो वो लैक्टोन का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि 5 और 6 मेंबर साइक्लिक जो कि 5 और 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होती है, जिनमें कि बेयर के अनुसार जो स्ट्रेन होता है बहुत ही कम होता है। इसी तरह से गामा और डेल अमीनो अम्ल भी होते हैं जो वो 5 और 6 मेंबर्ड कम स्ट्रेन वाली रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी गर्म करने पर 5 और 6 मेंबर साइक्लिक एनहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें कि
कम स्टैंड होता है। इसी तरह से 1,6 और 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कम गर्म करने पर 5 और 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें कि स्टैंड बहुत ही कम होता है, मतलब तनाव बहुत ही कम होता है, और जो कि योगी उस कंपाउंड की या साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी की। बहुत सारे यहाँ पे प्रायोगिक तथ्य इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ इसमें दोष है। जिसमें से पहला पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार हमने देखा कि सबसे जो कम जो स्ट्रैंड है वो किस में है, साइक्लोपेंटेन में है, जिसकी यहाँ पे वैल्यू आ रही थी 0 डिग्री 54 मिनट्स। और साइक्लोहेक्सेन की जो स्टैंड है उसकी वैल्यू आ रही थी -5 डिग्री 16 मिनट्स। तो इसके आधार पर हम देखें जो डेल की वैल्यू हमने इस बेयर स्टैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने निकाली, तो यहाँ पे देखिए इसमें साइक्लोपेंटेन यहाँ पे ज़्यादा स्थायी होना चाहिए साइक्लोहेक्सेन की तुलना में, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे देखिए डेल की वैल्यू यहाँ पे कम है इसकी तुलना में। ठीक है, माइनस और प्लस साइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लस साइन बता रहा है कि अंदर की तरफ स्टैंड हो रहा है, और माइनस साइन बता रहा है बाहर की तरफ, उस टेट्राहेड्रल एंगल से बाहर की तरफ उसका वो कोण निकल रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्टेबल साइक्लोपेंटेन होना चाहिए, लेकिन जो स्टेबिलिटी होती है वो साइक्लोहेक्सेन की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इसको हम इस बेयर सिद्धांत के आधार पर हम इसको नहीं हम इसको समझा पाते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें बताया भी गया है कि इस स्टैंड में जो प्लस साइन है उससे ये मतलब है कि जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल से भीतर की ओर झुका हुआ है, जबकि माइनस साइन का मतलब है बॉन्ड एंगल बाहर की तरफ झुका हुआ है। तो यहाँ पे साइन कुछ भी हो, यदि उस स्टैंड का है तो तनाव ज़्यादा ही होगा, और उसमें स्टैंड में कम में भी तनाव कम ही होगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार दूसरा पॉइंट ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो बड़ी रिंग्स है उनमें स्टैंड ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा स्टैंड होने के कारण उनकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी रिंग वाले साइक्लोएल्केन्स है वो एन एल्केनों की जितने ही उनकी स्टेबिलिटी होती है, जो कि उसकी हीट ऑफ कम्बशन का हम वैल्यू देखें तो उससे वहाँ पे स्थिति उसकी क्लियर हो जाती है। तीसरा पॉइंट ये है कि यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम 2 मेंबर वाली इस तरह की वलय मान ले, जिसमें कि बॉन्ड एंगल 0 डिग्री हो, और जिसके के लिए जो डेल की वैल्यू हो वो 54 डिग्री 44 मिनट्स हो, तो इस स्थिति में जो टॉर्जन स्टैंड जो स्ट्रैंड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बहुत मुश्किल से बनना चाहिए, लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बहुत आसानी से हो जाता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनकी जो रिंग्स होती है वो प्लेनर होती है, कोप्लेनर होती है। हम मान के चलते हैं सिद्धांत के अनुसार कि साइक्लोएल्केन्स में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो एक प्लेन में स्थित होते हैं या होने का प्रयास करते हैं, जबकि जो छोटी रिंग्स होती है उनको हम छोड़ दें तो उनके अकॉर्डिंग जो बड़ी जितनी भी बड़ी रिंग्स है साइक्लोएल्केन्स में वो सारी रिंग्स नॉन प्लेनर होती है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि जो साइक्लोहेक्सेन्स होती है साइक्लोपेंटेन होती है वो 573 केल्विन पर उसकी जो रिंग होती है वो खुल जाती है, जबकि साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग होती है वो 573 केल्विन पर भी नहीं खुलती है। तो साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है। और अगर हम देखें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ाए साइक्लोएल्केन्स में, जैसे 15 और 17 या इससे ज़्यादा भी कार्बन एटम्स की रिंग वाले साइक्लोएल्केन्स का फॉर्मेशन यहाँ हो चुका है और वो ज़्यादा स्टेबल भी है। इसके बारे में भी बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी स्पष्ट कुछ बता नहीं पा रही है।
साइक्लोप्रोपेन्स होती है जो वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में बहुत ही आसानी से रिएक्शन कर लेती है, जबकि साइक्लोप्रोपेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स HBr के साथ में 373 केल्विन पर तक भी स्थायी रहता है। तो एक तरह से ये जो रिएक्शंस है, ये साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन्स की जो है स्टेबिलिटी उसको यहाँ पे दिखाती है। तो जो कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी यहाँ पे शो नहीं कर पाती है।